वेलकम टू द बुक ब्रीफ। आज हमारे सामने एक ऐसी किताब है जो खुद को किताब कहलवाने से भी इनकार करती है। जी बिल्कुल। ये एक मैनुअल है, एक चैलेंज है और कुछ लोगों के लिए शायद एक आईना भी। सही। ये डेविड गॉगिन्स की कांट हर्ट मी है। और गॉगिन्स कोई आम मुसन्निफ नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ये एक रिटायर्ड नेवी सील हैं, अल्ट्रा मैराथन रनर, और एक वक्त था जब इनके पास पुल अप्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी था। तो ये किताब उनकी नाकाबिले यकीन हद तक तकलीफ दे और मुतासिर कुन जिंदगी की कहानी है। और ये पहलू बहुत अहम है। गॉगिन्स शुरू से ही कारी के साथ एक तरह का मुआहिदा करते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि ये किताब आराम से बैठकर पढ़ने के लिए नहीं है। वो इसे एक वार्निंग ऑर्डर कहते हैं, मतलब एक फौजी हुक्मनामा। और कारी एक सोलो मिशन पर है। जी बिल्कुल। मकसद सिर्फ मुतासिर होना नहीं बल्कि अपने आप को मुकम्मल तौर पर बदलना है। वो कहते हैं कि अपने जहन को जंजीरों से आजाद करो और मजलूमियत की जहनियत को हमेशा के लिए तर्क कर दो। बिल्कुल। वो एक ऐसे नाकाबिल शिकस्त दिमाग की बात करते हैं जिसे वो आर्मर्ड माइंड कहते हैं, मतलब एक बुख्तर बंद जहन। और इस किताब का जो मरकजी ख्याल है उसका बुनियादी दावा वो वाकई चौंका देने वाला है। 40% वाला उसूल। जी, गॉगिन्स का मानना है कि हम में से ज्यादातर लोग, चाहे हम खुद को कितना ही मेहनती क्यों ना समझते हो, अपनी असल सलाहियत का सिर्फ 40% इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सोच ही हिलचल मचा देती है। बिल्कुल। किताब का इंतसाब भी बहुत कुछ कहता है। मेरे सर में गूंजने वाली उस मुसलसल आवाज के नाम जो मुझे कभी रुकने नहीं देगी। तो आइए इस जहनियत को, इस आवाज को और इस 40% की हद को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि गॉगिन्स ये बातें किसी आरामदेह दफ्तर में बैठकर नहीं लिख रहे। उनका हर लफ्ज यूं समझें कि खून और पसीने से लिखा गया है। तो हमें वहीं से शुरू करना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ। जी, एक ऐसे घर से जो बाहर से जन्नत और अंदर से जहन्नुम था। गॉगिन्स की कहानी का आगाज एक शदीद तजाद से होता है, एक ऐसी हकीकत जो किसी धोखे की तरह थी। पैराडाइज रोड। जी, वो न्यूयॉर्क के एक अमीर इलाके विलियम्सविल में पैराडाइज रोड पर रहते थे। ये नाम ही कितना तंजिया है। घर के बाहर उनके वालिद की रोल्स रॉयस और मर्सिडीज जैसी गाड़ियां खड़ी थीं। एक कामिल अमरीकी ख्वाब की तस्वीर। बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ एक चमकदार सतह थी जो एक बहुत ही तारीख हकीकत को छुपाए हुए थी। क्या हकीकत थी वो? हकीकत ये थी कि पूरा खानदान रात भर गुलामों की तरह काम करता था अपने वालिद टेरेंस गॉगिन्स के रोलर स्केटिंग रिंक स्केटलैंड में। और डेविड अपने वालिद को शैतान कहते हैं। जी, द डेविल। ये एक खूबसूरत घर में जहन्नुम जैसी जिंदगी थी। ये सिर्फ काम नहीं था, ये बाकायदा इस्तेहसाल था। दिन में स्कूल और रात को स्केटलैंड। इनका कोई बचपन नहीं था। और काम भी क्या, 6 साल की उम्र में डेविड का काम था स्केट्स को तरतीब देना, जरासीम कश स्प्रे करना, फर्श साफ करना। उनका बड़ा भाई नाश्ते की दुकान पर काम करता था। स्कूल से वापसी पर उन्हें सोने की इजाजत नहीं थी, सीधा काम पर जाना होता था। और वो रात को दफ्तर के एक बोसीदा सोफे पर सोते थे, जबकि ऊपर बार में तेज मौसीकी बजती रहती थी। जी, उस जगह रिक जेम्स और ओजे सिम्पसन जैसे मशहूर लोग भी आते थे। लेकिन गॉगिन्स खानदान के लिए ये सिर्फ मशक्कत, खौफ और तशद्दुद की जगह थी। और ये खौफ सिर्फ जहनी नहीं था बल्कि वहशियाना जिस्मानी तशद्दुद की सूरत में था। कैरेंस एक इंतहाई जालिम बाप और शौहर था। किताब में एक वाकया खास तौर पर दिल दहला देने वाला है। वो बेल्ट वाला वाकया है? जब उसने डेविड की माँ को बेल्ट से मारना शुरू किया। 6 साला डेविड ने अपनी माँ को बचाने के लिए अपने बाप की पीठ पर छलांग लगा दी। सोचें उस बच्चे की जहनी हालत क्या होगी। पुलिस बुलाई गई, लेकिन कैरेंस जो एक माहिर जोड़ तोड़ करने वाला था, उसने पुलिस को अपनी बातों में ऐसा उलझाया कि वो कुछ किए बगैर चले गए। उस दिन गॉगिन्स को ये एहसास हुआ कि वो शिकारी के रहमो करम पर हैं और कोई उन्हें बचाने नहीं आएगा। ये एहसास कि आपको खुद ही अपना मुहाफिज बनना है, शायद उनकी पूरी जिंदगी का महवर बन गया। बिल्कुल। आखिरकार उनकी वालिदा ने नाकाबिले यकीन हिम्मत दिखाई और एक रात डेविड और उसके भाई को लेकर वहां से भाग निकली। ये फिरार भी आसान नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई और उन्हें एक होटल के कॉन्फ्रेंस रूम में ठंडे फर्श पर सोना पड़ा। लेकिन आखिरकार वो इंडियाना पहुंच गए और पहली बार बकौल उनके शैतान से आजाद हुए। तो वो जिस्मानी तौर पर तो आजाद हो गए, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। बचपन का सदमा एक साया बनकर इंसान का पीछा करता है।
गॉगिंस की जवानी की कहानी इस बात की एक तल्ख मिसाल है कि सिर्फ माहौल बदलने से अंदर का इंसान नहीं बदलता। वो एक नए खुद साख्ता जहन्नुम में दाखिल हो रहे थे। जी, जो उनके अपने जहन ने तख्लीक किया था। ये बिल्कुल दुरुस्त है। बचपन के उस शदीद सदमे और नस्ल परस्ती के तजुर्बात ने उन पर बहुत गहरा असर छोड़ा। वो पढ़ाई में बहुत पीछे रह गए थे। जी, और एक खौफनाक एहसासे कमतरी का शिकार हो गए। एयर फोर्स में कुछ अरसा गुजारने के बाद वो अपनी जिंदगी के सबसे निचले मकाम पर पहुंच गए। कीड़े मारने वाली कंपनी में रात की शिफ्ट में काम कर रहे थे और वजन तकरीबन 300 पाउंड हो चुका था। 136 किलोग्राम। वो खुद से ही छुप रहे थे। और वो जिस तरह अपनी तकलीफ से निमट रहे थे वो बहुत क्लासिक तरीका है। वो उसे खाने में डुबो रहे थे। कंफर्ट ईटिंग। जी, वो बताते हैं कि वो काम से पहले 1 दर्जन डोनट्स और 1 चॉकलेट मिल्क शेक पीते थे और घर आकर रात को पिज्जा खाकर सो जाते थे। ये हकीकत से फरार का एक रास्ता था। वो अपने जिस्म और जहन में कैद हो गए थे। तो फिर वो चिंगारी कहाँ से आई? वो कौन सा लम्हा था जिसने सब कुछ बदल दिया? वो लम्हा, अच्छा, वो टेलीविजन के जरिए आया। एक रात वो थके आ रहे घर आए और टीवी पर नेवी सील्स की ट्रेनिंग के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री देखी। अच्छा। उन्होंने देखा कि कैसे जवान लड़के ठंडे पानी, कीचड़ और नाकाबिल तसव्वुर जिस्मानी मुशक्कत से गुजर रहे हैं। और उन्हें ऐसा लगा जैसे कमांडिंग ऑफिसर स्क्रीन से निकलकर बराहे रास्त उनसे बात कर रहा हो, उन्हें चैलेंज कर रहा हो। बिल्कुल, उस एक लम्हे ने उनके अंदर कुछ जगा दिया। उन्होंने उसी वक्त नेवी सील बनने का फैसला किया। हालांकि उनका वजन भर्ती की मुकर्ररा हद से 106 पाउंड ज्यादा था। जी, ये फैसला ही पागलपन लगता है। एक शख्स जो मुश्किल से चंद कदम दौड़ सकता हो, वो दुनिया की सबसे एलीट मिलिट्री फोर्स में जाने का ख्वाब देख रहा है। यहीं से एहतिसाब के आईने यानी अकाउंटेबिलिटी मिरर की रस्म शुरू हुई। ये किताब का एक बहुत ही ताकतवर तस्वुर है। बिल्कुल, गॉगिन्स समझ गए थे कि वो खुद से झूठ बोलते आए हैं, तो उन्होंने एक बहुत ही सादा लेकिन मुश्किल काम शुरू किया। क्या? वो हर रोज शेव करते हुए आईने में खुद को देखते और अपने आप से बेरहमाना सच बोलते। तुम मोटे हो, तुम नाकाम हो, तुम अपनी सलाहियत जाया कर रहे हो। ये खुद को सजा देना नहीं था, बल्कि हकीकत को तस्लीम करना था। फिर वो अपने मकासद पोस्टेड नोट्स पर लिखकर आईने पर चिपका देते। छोटे छोटे मकासद। जी, जैसे आज 5 मील दौड़ो, अपना बिस्तर फौजियों की तरह बनाओ। ये खुद को जिम्मेदार ठहराने और खुद तरसी तो जड़ से उखाड़ फेंकने का उनका तरीका था। सच पूछें तो ये करने का सोचकर ही खौफ आता है। हम सब खुद को छोटे छोटे झूठ बोलकर तसल्ली देते हैं। और ये नफ्सियाती तौर पर बहुत गहरा है। ये खुद से कही जाने वाली मनफी बातों को एक तामीरी हथियार में बदलने का तरीका है। आईने में आप किसी और को इल्जाम नहीं दे सकते। बिल्कुल, आप अपनी नाकामियों का सामना करने पर मजबूर हो जाते हैं और जब आप उन मकासद को हासिल करना शुरू करते हैं तो वही आईना आपकी कामयाबी का गवाह बन जाता है। और इसने काम किया। इसने कमाल का काम किया। गॉगिन्स ने सिर्फ 3 महीनों में 106 पाउंड वजन कम किया और नेवी सील ट्रेनिंग के लिए क्वालिफाई कर लिया। ये सब उस आईने के सामने शुरू हुआ था। और ये ट्रेनिंग, जिसे बड्स कहा जाता है, ये जिस्मानी और जहनी अजियत की इंतहा है। जी, और इसका सबसे कठिन हिस्सा हेल वीक है। ये नाम ही सब कुछ बता देता है। 5.5 दिन तकरीबन बगैर नींद के 200 मील से ज्यादा दौड़ना और मुसलसल जिस्मानी मशक्कत। इसका एक सबसे अजियतनाक हिस्सा सर्फ टॉर्चर है। इसमें ट्रेनियों को बाजुओं में बाजू डालकर ठंडे समंदर की लहरों में घंटों लेटे रहना पड़ता है, जब तक कि उनका जिस्म हाइपोथर्मिया की हद तक ना पहुंच जाए। इस अजियत का मकसद सिर्फ जिस्म को तोड़ना नहीं बल्कि जहन को तोड़ना है। यह आपको इस मुकाम पर ले आती है जहां आप खुद से सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, मैं यहाँ क्यों हूँ? अगर आपके पास इस सवाल का ठोस जवाब नहीं है तो आप घंटी बजाकर ट्रेनिंग छोड़ देते हैं। और ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं। गॉगिन्स के लिए उसका जवाब अपने माजी को हराना था। खुद को ये साबित करना था कि वो टूटने वाले नहीं हैं। लेकिन उनका रास्ता सीधा नहीं था। टांग में फ्रैक्चर की वजह से उन्हें हीलविक से निकाला गया। फिर सेहतयाब होने के बाद दोबारा कोशिश की तो निमोनिया हो गया। मतलब 2 बार नाकामी का सामना करना पड़ा। जी, ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते, लेकिन गॉगिन्स ने तीसरी बार कोशिश की और कामयाब हुए। यही वो रूहें छीनने यानी टेकिंग सोल्स का एक बहुत शदीद तस्वुर पेश करते हैं। जी, ये एक ऐसी ज़हनी कैफियत है जहां आप इतनी मजबूती और अज़्म का मुजाहिरा करते हैं कि आपके ट्रेनर्स, जो मुखालिफिन जो आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं,
आपको देखकर खुद ज़हनी तौर पर थक जाते हैं। मतलब उनका हौसला पस्त हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन क्या इसमें तकब्बुर या एक गैर जरूरी जारहियत का उन्सुर नहीं है? क्या ये एक सेहतमंद ज़हनियत है? ये एक बहुत अहम सवाल है। पहली नजर में ये वाकई जारहाना और मनफी लगता है, लेकिन गॉगन्स के नजदीक ये दूसरों को नीचा दिखाने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने अंदर के शक और कमजोरी को हराने के बारे में है। अच्छा। जब ट्रेनर आप पर चीख रहा हो कि हिम्मत हार दो और आप मुस्कुराकर उसे देखें, तो आप उसे ये पैगाम दे रहे हैं कि तुम मुझे ज़हनी तौर पर नहीं तोड़ सकते। ये ताकत का तवाजुन बदलने की एक नफ्सियाती जंग है। तो इस नाकाबिले यकीन ज़हनी मजबूती के पीछे क्या राज है? यहीं पर गॉगन्स का सबसे मशहूर फलसफा सामने आता है, 40% का उसूल। जी हाँ, और ये किताब का मरकज है। गॉगन्स का मानना है कि जब हमारा दिमाग हमें कहता है कि बस हम थक गए हैं, हम मजीद एक कदम नहीं चल सकते, तब भी हम अपनी हकीकी सलाहियत का सिर्फ 40% इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और हमारे पास अभी भी 60% बाकी होता है। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि ये बका के लिए हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग को चैलेंज करता है। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग हमें धोखा दे रहा है? धोखा नहीं, वो हमारी हिफाजत कर रहा है। हमारे दिमाग में एक गवर्नर होता है, जैसा कि गाड़ियों में होता है, जो रफ्तार को महदूद करता है। अच्छा। ये गवर्नर हमें तकलीफ, खतरे और मौत से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। जैसे ही हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, ये खतरे की घंटी बजाना शुरू कर देता है, रुक जाओ, ये खतरनाक है। और गॉगन्स का कहना है कि इस घंटी को एक हतमी सच मानने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, ये सिर्फ एक शुरुआती नुक्ता है। ये हमें सिखाता है कि तकलीफ के एहसास को एक दीवार के तौर पर नहीं, बल्कि एक सिग्नल के तौर पर देखें कि अब असल काम शुरू हो रहा है। आपका पूरा वजूद चीख रहा हो कि बस कर दो, तो आप आगे कैसे बढ़ते हैं? यहीं पर गॉगन्स अपना सबसे अमली ज़हनी टूल पेश करते हैं, जिसे वो कुकी जार कहते हैं। ये एक शानदार तसव्वुर है। जी, तसव्वुर करें कि आपने अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी कामयाबी, हर वो लम्हा जब आपने हिम्मत नहीं हारी, एक कुकी की तरह एक ज़हनी जार में जमा कर रखा है। और जब आपकी हिम्मत जवाब देने लगे, जब आप 40% की दीवार से टकराएं, तो आप इस ज़हनी जार में हाथ डालकर कोई एक याद निकालते हैं और उससे मिलने वाली ताकत आपको आगे बढ़ने में मदद देती है। ये दरअसल नफ्सियात में सेल्फ एफिकेसी यानी खुद पर यकीन को बढ़ाने का एक बहुत ही अमली तरीका है। बिल्कुल। इसकी बेहतरीन मिसाल उनकी पहली 100 मील की दौड़ है। जी, उन्होंने अपने एक शहीद साथी के खानदान के लिए फंड्स इकट्ठा करने के लिए इस दौड़ में हिस्सा लेने का फैसला किया। मसला ये था कि उन्होंने उससे पहले कभी मैराथन से ज्यादा फासला नहीं दौड़ा था और दौड़ सिर्फ 3 दिन बाद थी। ये तो जिस्मानी तौर पर तकरीबन नामुमकिन था। बिल्कुल। 70 मील के बाद उनका जिस्म मुकम्मल तौर पर जवाब दे गया। उनके पांव की हड्डियां टूट चुकी थीं, उनके गुर्दे फेल हो रहे थे और उन्हें अंदरूनी तौर पर खून बह रहा था। वो जमीन पर गिर पड़े। जी, यही वो लम्हा था, 40% की दीवार। उनका दिमाग चीख रहा था कि अगर तुमने एक और कदम उठाया तो मर जाओगे। और फिर उन्होंने क्या किया? वो जमीन पर बैठे और ज़हनी तौर पर अपने कुकी जार में गए। उन्होंने वो याद निकाली जब वो बचपन में अपने बाप के तशद्दुद से बचे थे। फिर उन्होंने वो याद निकाली जब उन्होंने 106 पाउंड वजन कम किया था। फिर उन्होंने 3 बार हेल वीक से गुजरने की याद निकाली। हर कुकी ने उन्हें याद दिलाया कि वो इससे भी बदतर हालात से गुजर चुके हैं। जी, उसने उन्हें उठने और बाकी 30 मील टूटे हुए पांव पर चलकर दौड़ मुकम्मल करने की ताकत दी। ये 40% के उसूल और कुकी जार की अमली और इंतहाई तकलीफदेह मिसाल है। तो कैंट हर्ट मी का बुनियादी पैगाम क्या है? क्या ये सिर्फ ये है कि ज्यादा से ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त करो? नहीं, ये इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये तकलीफ को एक मकसद के लिए गले लगाने के बारे में है। ठीक है। ये समझने के बारे में है कि हकीकी तरक्की और खुद शनासी हमेशा तकलीफ के दूसरी तरफ होती है। गॉगिन्स इसे अपने जहन को सख्त करना यानी कैलसिंग द माइंड कहते हैं। जिस तरह हमारे हाथों पर मेहनत से गट्टे पड़ जाते हैं और वो सख्त हो जाते हैं। बिल्कुल, इसी तरह हमें जानबूझकर खुद को मुश्किल हालात में डालकर अपने जहन को सख्त करना होता है, ताकि जिंदगी जब हम पर हकीकी मुश्किलात डाले तो हम तैयार हों। और ये किताब सिर्फ कहानी सुनाकर खत्म नहीं हो जाती, ये एक अमली गाइड भी है। हर बाब के आखिर में अमली चैलेंजेस दिए गए हैं। बिल्कुल, और यही चीज इसे दूसरी किताबों से अलग करती है। वो आपको चैलेंज करता है कि अपनी बुरे हाथ की फहरिस्त बनाएं, यानी
वो तमाम मुश्किलात जो आपको जिंदगी में मिलें और उन्हें बहानों के तौर पर इस्तेमाल करना बंद करें। वो आपको एहतिसाब का आईना इस्तेमाल करने और अपना कुकी जार तैयार करने का कहता है। जी, मकसद अपनी कमजोरियों का सामना करना और उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलना है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्या ये फलसफा हर किसी के लिए है? क्या ये एक इंतहाई तकरीबन गैर सेहतमंदाना तर्ज जिंदगी को फरोग नहीं देता? ये एक बेहतरीन नुक्ता है और इसका जवाब है नहीं। अच्छा, गॉगन्स का मकसद ये नहीं है कि हर कोई नेवी सील बन जाए या 100 मील दौड़े। पैगाम ये है कि हम सब के अंदर एक गैर इस्तेमाल शुदा सलाहियत का जखीरा मौजूद है। तो आपका हील वीक शायद दफ्तर में एक मुश्किल प्रोजेक्ट हो सकता है, या एक मुश्किल गुफ्तगू हो, या सुबह बिस्तर से उठकर वर्जिश के लिए जाना हो। उसूल वही है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, तकलीफ को कबूल करें और देखें कि आप क्या कुछ करने के काबिल हैं। ये शिद्दत पसंदी के बारे में नहीं, बल्कि अपनी हुदूद को वुसअत देने के बारे में है। बिल्कुल। किताब एक बहुत ही ताकतवर सवाल पर खत्म होती है, क्या होता अगर, यानी व्हाट इफ। जी, गॉगन्स ने दिखाया है कि जब कोई शख्स अपनी खुद साख्ता हुदूद को मानने से इनकार कर देता है तो क्या कुछ मुमकिन हो सकता है। वो उस बात की जिंदा मिसाल हैं कि इंसान का इरादा जिस्मानी हुदूद पर गालिब आ सकता है। और यही वो सोच है जो वो कारी के जहन में छोड़ना चाहते हैं। क्या होता अगर हम सब अपने अंदरूनी गवर्नर की बात सुनना थोड़ा कम कर दें? हम क्या हासिल कर सकते हैं अगर हम वाकई ये मान लें कि हम अपनी सलाहियत का सिर्फ 40% इस्तेमाल कर रहे हैं? ये सवाल थोड़ा बेचैन करने वाला है, लेकिन शायद यही वो जगह है जहां हकीकी तरक्की का आगाज होता है। जी, ये खुद से पूछने के बारे में है कि आपकी जिंदगी कैसी हो सकती है अगर आप तकलीफ से भागने के बजाय उसकी तरफ दौड़ना शुरू कर दें।